गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके थर्ड चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो आपके थर्ड चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले पिछली क्लास का पोल रिजल्ट देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे। उन दो सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए थे उनके नाम है मालती, रामभतेरी, नीरज, सरुति, हेमलता, हर्ष राजपूत जी के नाम से जो है, सुनील, जतिन, दीक्षा, अदिति एंड अंजू और अमित। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने पिछली क्लास में बिल्कुल सही आंसर दिए थे दोनों सवालों के, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी रैखिक समीकरण जो युग्म होता है उनका जो सोल्यूशन निकलता है वो कैसे निकलता है। ठीक है, हम जो है वो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म का हल हम देख रहे थे कि ग्राफ में कैसा वो दिखता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम बात कर रहे हैं। तो अभी उसको थोड़ा सा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक रैखिक समीकरण की अगर हम ग्राफ की बात करें, रैखिक समीकरण के पास जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एक सरल रेखा होती है। ग्राफ क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ग्राफ कैसा दिखता है, क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये मैं अभी सिर्फ रैखिक समीकरण का ग्राफ बना रही हूं। देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि जब मैं बोलूंगी रैखिक समीकरण और जब मैं बोलूंगी रैखिक समीकरण युग्म तो उसमें क्या फर्क है। ठीक है, मैं अभी ग्राफ बना रही हूं रैखिक समीकरण का, तो मतलब इसमें एक ही समीकरण है और उस एक ही समीकरण का मैं ग्राफ बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैंने ग्राफ बनाया। मान लो ग्राफ की रेखा ऐसी गई लाल रंग की, और यहाँ पे मैंने कुछ बिंदु बनाए। कुछ बिंदु यहाँ पे बनाते हैं। चलो, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है और पांचवा यहाँ पर है। ठीक है, तो इनको फटाफट से नाम देती हूँ। अभी अपनी मर्जी के नाम देती हूँ। अगर मैं इसको बोलूं कि ये है -5, x का -5 और 0, ये है x का 6, y का 0, ये है y का 4 और सॉरी y तो बाद में लिखते हैं ना, ये है x का 2, y का 4। इसके नाम है ये। इसके नाम कैसे, अब ये सीखेंगे हम जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी बस मैं आपको बिंदु के नाम बता के दे रही हूँ। ये है x का 2, ये -2 था, x का 2 और ये y का 2, और ये है x का 5 और y का -3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 6,0, देखो ये पॉइंट कहाँ है, क्या 6,0 ग्राफ की रेखा पर बना है? यस और नो? नहीं बना मैम। पक्का? यस मैम। बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि ये देखो ग्राफ की रेखा तो भाई ये जा रही है। 6,0 कहाँ लिख रखा है? 6,0 तो भाई यहाँ लिख रखा है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्राफ की रेखा पे नहीं था, ये ग्राफ की रेखा से बहुत दूर था, तो इसलिए ये ग्राफ की रेखा पर नहीं है। अगर मैं पूछूं क्या 5,-3 ग्राफ की रेखा पर है? 5,-3 है मैम। यस मैम, है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? तो ये जो है वो ग्राफ की रेखा पर है। मुझे दिख रहा है ये ग्राफ की रेखा थी लाल रंग की, उसके ऊपर ये पॉइंट है हरे रंग का, तो मैं बोलूंगी हाँ ये ग्राफ की रेखा पर है। अच्छा, जो पॉइंट ग्राफ की रेखा पे होते हैं वो रैखिक समीकरण के क्या होते हैं? शून्य। बताओ। शून्य तो मान। बहुपद का होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक बोला, लेकिन बस शब्द गलत इस्तेमाल किया। है सेम चीज। फिर से बोलो। मान। मान नहीं, मान भी नहीं कहेंगे। युग्म। क्या मैम? युग्म भी नहीं कहेंगे। क्या जो पॉइंट ग्राफ की रेखा पे आ रहे हैं वो रैखिक समीकरण के क्या है? तो वो रैखिक समीकरण के हल होते हैं। क्या होते हैं? हल होते हैं। देखो, जब जब
बहुपद बोलेंगे तब तब हम कहेंगे शून्यक, जब जब समीकरण बोलेंगे तब तब हम कहेंगे हल। ठीक है, जब जब कहेंगे शून्यक तब मतलब कि बहुपद की बात हो रही है, और जब कहेंगे हल तो मतलब समीकरण की बात हो रही है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये था हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ये ग्राफ था। आपको बस ये देखना था कि कौन सा बिंदु ग्राफ पे आ रहा है, कौन सा बिंदु ग्राफ पे नहीं आ रहा है। तो ये जो 3 बिंदु यहाँ मुझे दिख रहे हैं ये ग्राफ की रेखा पे आ रहे हैं, और जो बाकी के 2 बिंदु हैं, एक इधर, ये ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं अभी के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर रैखिक समीकरण की बात करें तो उसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, सरल रेखा होता है, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, बस एक सीधी सी रेखा जाएगी और हमें जो है वो अपने रैखिक समीकरण का ग्राफ मिल जाएगा। अब उसी तरह से अगर आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि अगर रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होती है तो बताओ कि रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का मतलब, युग्म मतलब जोड़ा, क्या होता है युग्म का मतलब? जोड़ा। कि अब यहाँ पे एक नहीं 2 रैखिक समीकरण है, तो इन दोनों का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे कितनी सरल रेखाएं चाहिए कि इनका मैं ग्राफ बनाऊं? रैखिक समीकरण युग्म कितना? दोबारा बताना। हाँ दोबारा बताते। देखो ये पूछ रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हम एक ही सरल रेखा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे इन्होंने पूछा कि तो आप बताओ अगर एक रैखिक समीकरण के लिए एक ही रेखा लग रही है ग्राफ बनाने में, तो अगर हम रैखिक समीकरण युग्म ले लें, युग्म में कितने समीकरण होते हैं? युग्म में होते हैं 2 रैखिक समीकरण, तो इनका ग्राफ बनाना हो तो हमें कितनी रेखाएं चाहिए? बताओ। एक। युग्म की बात कर रहे हैं, जोड़े की बात कर रहे हैं। जोड़े में कितने समीकरण हैं? 2 समीकरण है, तो ग्राफ के लिए भी कितनी लाइनें चाहिए? 2। ठीक है, तो बस इसमें इतना था, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसलिए जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो याद रखना कि आपकी जो रेखाएं आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए। एक आपका जो समीकरण है उसकी, और दूसरी जो आपका दूसरा समीकरण है उसकी। तो ऐसा आपका ग्राफ होगा। ठीक है, जिसमें कितनी रेखाएं होंगी? 2 रेखाएं होंगी, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म में 2 रैखिक समीकरण होते हैं, तो रेखाएं भी भाई 2 चाहिए, तभी तो उसका ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होती है, तो एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ 2 सरल रेखाएं होंगी जिन्हें एक ही तल पर बनाया जाएगा। एक ही तल का मतलब कि ग्राफ तो एक ही होगा। देखो जो x अक्ष है और जो y अक्ष है वो दोनों ही रेखाओं के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं करना है कि एक आपका जो समीकरण है उसका आपने यहाँ पे बना दिया ग्राफ और दूसरे के लिए जो है वो दूसरा ग्राफ बनाया, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब भी रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे हैं तो आपको ग्राफ जो बनाना है 2 रेखाओं वाला वो एक ही तल में बनाना है, मतलब इसी में आपकी 2 रेखाएं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बस इसमें इतना ही था। अब बात करते हैं कि अगर एक ही तल में 2 रेखाएं आ रही हैं तो उनको हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। अब देखो ये मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में मैंने क्या करना है, 2 रेखाओं को एक साथ लाना है। तो क्या होगा, कैसे कैसे यहाँ पे केसेस हो सकते हैं, तो उन केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे रेखाएं जो है वो आ सकती हैं। तो ये 3 तरह के ग्राफ जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक ही तल में रेखाओं को बना रहे हैं तो ये 3 तरह के ग्राफ ही बन सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे सीख लेते हैं। एक ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि देखो क्योंकि हमें कितनी रेखाएं चाहिए, 2 रेखाएं चाहिए, तो 2 रेखाएं अगर एक ही तल में बनेगी तो वो कितनी तरह से बन सकती हैं। नंबर 1, मान लो एक रैखिक समीकरण की रेखा यहां से आई और दूसरे रैखिक समीकरण की रेखा यहां से आई और ये दोनों एक ही बिंदु पे जाके मिल गए। ठीक है, केस नंबर 1 कि जो 2 रेखाएं एक ही ग्राफ में होंगी वो ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं। तो तल अभी भी एक है, तल जो है वो अभी भी क्या है, एक ही है। अब मान लो एक ग्राफ की रेखा ऐसे को आ रही है और दूसरे ग्राफ की रेखा भी कहीं ऐसे को जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। ऐसा हो सकता है, या तो जब आप 2 ग्राफ बनाओगे ना, जब आपको 2 समीकरण देंगे, आपको बोलेंगे कि चलो बच्चों इन 2 समीकरणों का ग्राफ बनाओ, एक ही तल में बनाओ, तो या तो वो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर जाएंगी
या तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, इतनी दूर दूर रहेंगी, समांतर रहेंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, तो केस नंबर 3 ऐसा हो सकता है कि एक रेखा जिस रास्ते से जा रही है दूसरी रेखा भी उसी रास्ते से जाएगी, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? फिर से समझाना। हाँ, फिर से समझते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं ग्राफ के बारे में कि आपका जो रैखिक समीकरण युग्म होता है जिसमें दो ग्राफ होते हैं, एक ऐसा, दो समीकरण होते हैं ऐसा, मान लो x प्लस वाई बराबर है 5, और दूसरा समीकरण भी इसी के साथ होगा x प्लस वाई बराबर है 6। हमने इन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाना है, एक ही तल में बनाना है। तो कितनी तरह से ग्राफ बन के आएगा वो हम सीख रहे हैं। नंबर 1, आपने पहले वाले समीकरण का ग्राफ बनाया, मान लो ये है रेड, ठीक है। ये जो मैंने लाल रंग की लाइन बनाई है ये इस ग्राफ की है, और जो मैंने दूसरी लाइन बनाई है हरे रंग की वो इस समीकरण की है, ठीक है। मैंने इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनेंगे तीन केसेस में। पहला केस, या तो हरी रेखा लाल रेखा दोनों आपस में टकरा जाएगी, प्रतिच्छेद कर देगी। नंबर 2, या तो ये दोनों कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, एक दूसरे के हमेशा ही समांतर रहेगी, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, काटेगी नहीं, ठीक है। या तो प्रतिच्छेद कर देगी, काट के चली जाएगी, ठीक है। दो केसेस तो ये हो गए। और तीसरा केस ये होता है कि ये जो जिस रास्ते से लाल रंग की रेखा गुजर रही है उसी रास्ते से हरे रंग की रेखा भी जाएगी, जिसे हम कहते हैं समपाती, एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक। जिस रास्ते से लाल रंग की रेखा जा रही है, जिन बिंदुओं को काट के लाल रंग की रेखा बनी है उन्हीं सेम बिंदुओं से हरे रंग की रेखा भी बनेगी। मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों ही सेम जगह से जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन केस होते हैं, आपको ये तीन केस जो है वो याद रखने हैं। नंबर 1, प्रतिच्छेद, जब ये आपस में टकरा जाती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं तो प्रतिच्छेद कहते हैं। नंबर 2, समांतर, जब ये दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती तो समांतर कहते हैं। और जब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं समपाती, ठीक है। चलिए, तो एक ही तल में यदि दो रेखाएं हो तो निम्नलिखित में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। नंबर 1, या तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर देंगी। नंबर 2, या तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और वो समांतर रहेंगी। नंबर 3, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। किस किस को ये तीन केस समझ आए और याद भी रहेंगे? नंबर 1, कट गई, प्रतिच्छेद कर दिया। नंबर 2, कटी ही नहीं, समांतर है, समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। आप चाहे इसको जब ऊपर को बढ़ा दो, नीचे को बढ़ा दो, इसको ऊपर बढ़ा दो, नीचे बढ़ा दो, ये कभी मिलेंगी ही नहीं आपस में। और नंबर 3, संपाती, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। अब यहां से भी हम देखेंगे कि हल कैसे निकलता है। जब हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, है ना, तो बहुपद ने कहा था कि जो ग्राफ है, किसी बहुपद का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे मान लो मैंने बनाया रैखिक बहुपद का ग्राफ, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो मुझे बताओ इस बहुपद के कितने शून्य का आप लिखते थे? इस बहुपद के शून्य एक मैम। एक, क्योंकि हम देखते थे हमारे जो ग्राफ गया उसने जो है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, ये हम देखते थे रैखिक बहुपद के केस में भी, द्विघात बहुपद के केस में भी, कि जो ग्राफ की रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो एक बार काट रही है, यहाँ पे देखो एक बार काट रही है, तो इसका शून्य भी एक होगा, है ना। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म की, तो इसमें हल निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये कहते हैं कि अब एक्स अक्ष को देखने की जरूरत नहीं है, अब एक्स अक्ष को मत देखो, तो फिर किसको देखें? तो इन दोनों रेखाओं को ही देखना है। किसको देखना है? तो इन दोनों रेखाओं को ही देखना है। जितने बिंदुओं पर ये रेखाएं आपस में मिलेंगी, आपस में टकराएंगी, उतने इसके हल होंगे, ठीक है। ये लाइन मैंने आपको बताई अभी। अगर आपको ये लाइन समझ आ चुकी है तो मुझे बताओ कि पहले वाले ग्राफ में कितने हल होंगे, बताओ। दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं पे मिल रही है उतने उसके हल होंगे। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं कितने बिंदु पे मिली? एक पर मैम। एक पर, सिंपल। इस वाले बिंदु पे आके दोनों मिले तो इसके हल कितने होंगे? इसका हल एक होगा, एक मैम। ठीक है। और इसमें बताओ कितने बिंदुओं पे मिल रही है ये?
क्या ये मिल रही है? नो मैम। नो मैम। क्या ये मिलेगी आगे जाके? नो मैम। नो मैम। नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो जब ये मिल ही नहीं रही, जब ये आपस में टकरा ही नहीं रही, तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब भी रेखाएं समांतर आएंगी तो हम कहेंगे कि इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे बताओ अनेक हल होंगे। क्या होगा? अनेक हल होंगे। अनेक, बिल्कुल, क्योंकि ये इस बिंदु पे भी मिल रही है। चलो बिंदु आपको शायद दिख नहीं रहे हो अभी, ऐसे बता दे, क्योंकि देखो ये इस बिंदु पे भी मिल रही है, इस बिंदु पे भी मिल रही है, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, आगे भी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। बिंदु और छोटे 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 कर दूं तो कितने सारे हल हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये इतने सारे बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ मिल रही है, जिस बिंदु से लाल जा रही है उसी सेम बिंदु से नीली रेखा भी जा रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके जो है वो हल होंगे अनेक, और इतने अनेक होंगे कि उनको आप गिन नहीं पाओगे। तो इसलिए उसको हम कहते हैं अनगिनत, या फिर अगर हम इसको बिल्कुल शुद्ध मैथ की भाषा में कहें तो इसको हम कहते हैं अपरिमित। ठीक है, अपरिमित मतलब बहुत सारे, जिनको आप गिन ही ना सको। तो इसलिए आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि जब आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है तो कितने हल होंगे, ऐसा ग्राफ बन रहा है तो कितने हल होंगे, ऐसा ग्राफ बन रहा है तो कितने हल होंगे। ठीक है, तीन ही केस होते हैं। नंबर 1, अगर प्रतिच्छेद कर गया, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर गया तो एक ही हल होगा। जब टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं एक दूसरे को, तो हल ही नहीं होगा। और जब एक के ऊपर एक चढ़ गई तब तो फिर अनगिनत हल होंगे। कितने होंगे? अनगिनत हल। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं, इनका आलेख खींचो। ठीक है, इसको हम करेंगे अगले पेज पे बिल्कुल अच्छे से। पहले समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर है 4। अब हम सीखेंगे ग्राफ कैसे बनता है, तो बिल्कुल ध्यान से सीखना। जिसको भी नहीं आता, जिसको भी डाउट रहता है, बिल्कुल ध्यान से सीखना। समीकरण मैंने कोने में लिखे, x प्लस वाई बराबर है 4। ठीक है, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2 बराबर है 2। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो x और y का मान निकालते हैं। कैसे मान निकालेंगे? तो इसमें हमें सोच सोच के, हाँ कोई कुछ कह रहा है? x माइनस 2 की जगह x माइनस वाई आएगा। ओहो सॉरी, ठीक है, x माइनस वाई। हाँ, तो अब हमने x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी वैल्यू निकालने के लिए सोच सोच की वैल्यू निकालनी है। तो सोचने के लिए बनाते हैं हम फटाफट से टेबल। आप सभी को ये टेबल आना चाहिए। अगर ये टेबल नहीं आया तो आप ग्राफ भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है टेबल अपने पहले समीकरण के लिए। ज्यादा नहीं, बस 3 वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने का एक तरीका आपको बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ बना देते हैं हम दूसरे वाले समीकरण के लिए, क्योंकि हमें 2 ग्राफ बनाने हैं तो हमें जो है वो ऐसे 2 डब्बे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे डब्बे बनाओ, सबसे ऊपर वाले खाने में लिखो x और उसके नीचे लिखो y। सबसे ऊपर लिखो x, नीचे लिखो y। अब आपने पहला समीकरण लेना है, तो मैं पहले समीकरण को ले रही हूं। यहां पर मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर है 4। हमेशा सबसे पहले कोशिश करो x को 0 लेने की। तो मैंने x को 0 लिया। ठीक है, x को मैंने माना 0। तो जो आपने x को माना है वो आप x की जगह पे लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने x को क्या माना, इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा अभी। ठीक है, समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो अभी मैं x को अपनी मर्जी से 0 मान रही हूं, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगी। सभी को समझ आया? जो हम मान के चलते हैं वो हमें इस बॉक्स में भरना पड़ता है। मैंने x को 0 माना तो मैंने 0 को यहाँ पे लिख दिया। अब x अगर 0 है तो x की जगह पे 0 लिखो और y का मान निकालो। तो बताओ जरा y कितने के बराबर आया? 4। ये तो 0 हो गया ना, 0 का तो कोई मान होता नहीं है। तो y कितना आ गया? y आ गया 4 के बराबर। तो उसको बिल्कुल
अपनी सोची हुई संख्या के नीचे लिखो। जैसे कि जब हमने x को 0 लिया तो हमारा y कितना आया, तो हमारा y जो चार। है वो 4 आया। ऐसे ऐसे आपने जोड़े बनाने हैं। हाँ बोलो। मैम फिर से समझाना। फिर से इसमें बिल्कुल सिंपल समझना। देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समीकरण दे रखा है, आपने समीकरण का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें x का मान भी चाहिए होता है और y का मान भी चाहिए होता है। तो हमने अपना समीकरण लिया x प्लस वाई बराबर है 4। हम इसमें अपनी मर्जी से x का मान बदलते जाएंगे और हमें y का मान मिलता जाएगा। x के मान पे संख्याएं भरते जाओ, y का मान निकालते जाओ। तो मैंने x की जगह पे 0 लिया, मैंने x को 0 माना अपनी मर्जी से। आप कुछ भी मान लो, आप 10 मान लो, आप 20 मान लो, पर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के हिसाब से कोशिश करनी होती है कि छोटी संख्या माने। तो जब मैंने x को 0 माना तो x की जगह पे 0 लिखेंगे, जमा y बराबर है 4। तो यहां से y का मान आ गया 4। क्योंकि y में अगर 0 को जोड़ भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, y ही तो आएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस y आ गया y और हमारे पास आ गया y की जगह पे 4। तो x जब 0 था तो y कितना आया, तो y 4 आया। बताओ अभी कोई डाउट? अभी किसी को कोई डाउट? तो आगे वैल्यू भरते हैं x की 1। मैंने x की जगह पे अपनी मर्जी से 1 लिखा है तो मैंने उसको यहां लिख दिया x के सामने 1। अगर x 1 है तो मुझे बताइए y कितना आएगा? मैम फिर से समझाना। बेटा कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, बताओ जरा। क्या चीज समझ नहीं आई? x प्लस वाई। x तीन प्लस में वाई, ये तो क्वेश्चन है ना, ये तो क्वेश्चन है। अगर आप मैम इसको बोल रहे हो तो ये तो हमारा सवाल। हाँ आपका आंसर है। तीन में हम सवाल में बस x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की जगह पे अपनी मर्जी से वैल्यू डाल रहे हैं और y का मान हमें मिलता जा रहा है। ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो हमने x की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मुझे x भी चाहिए, मुझे y भी चाहिए। तो मैंने अपनी मर्जी से x की जगह पे 1 लिखा है, मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने खुद लिखा। ठीक है, अब मुझे y का मान निकालना है तो y को अकेला छोड़ो और ये जो जमा का 1 यहाँ पर है इसको बराबर के उस पार भेजो, तो ये वहां जाके माइनस करेगा और हमारे पास y आ जाएगा 3 के बराबर। तो y कितना आ गया? 3। जब मैंने x को 1 भरा तो y आ गया 3, तो 1 के नीचे 3 लिखना है, ठीक है। अब x को भरते हैं, चलो 2 के बराबर। अगर मैं x की जगह पे 2 लिखूं तो y कितना आएगा? 2। ठीक है, क्योंकि y को अकेला छोड़ दिया, 4 वहां पर था, 2 यहाँ पे जमा का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y आ जाएगा 2। तो जब मैंने x को 2 भरा, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब मैंने x को 2 भरा तो मुझे y भी 2 मिल गया, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इसका हमारा काम पूरा हो गया। आप चाहो तो 4-5 पॉइंट निकाल लो, लेकिन मैंने 3 ही निकाले क्योंकि 3 से भी ग्राफ तो बन ही जाता है, ठीक है। अब हमने दूसरा समीकरण लेना है। जो अगला समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर है 2 और उसकी जो हमने डिटेल भरनी है वो इस वाले खाने में भरनी, क्योंकि ये दूसरे समीकरण के लिए है, ठीक है। जो पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर है 4, उसके मैंने यहाँ पे मान निकाल दिए x y दोनों के। अब इसके मान निकालने हैं तो इसका मान हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब फिर से x को भर लेते हैं 0, तो बताओ y कितना आएगा? 2 मैम। पक्का? यस मैम। अगर हम 0 में से y को माइनस करेंगे तो उत्तर में क्या आएगा? 2। इसको सॉल्व करो, सिर्फ 0 में से y घटाओ, उत्तर में क्या आएगा? वही। y दूसरे बॉक्स में 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूसरा समीकरण हमारा ये है, देखो ये था हमारा पहला समीकरण, ठीक है। ये था हमारा x माइनस वाई बराबर है 4, पहला समीकरण था, तो इसका हमने कर लिया जो हमने करना था। अब हमें दूसरे समीकरण का करना है, तो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 2, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे x प्लस वाई 4 नहीं लिया, ठीक है।
जब हम माइनस करेंगे 0 से y को तो माइनस y आएगा, ना कि y, क्योंकि देखो 0 का तो कोई मान होता नहीं और ना ही इसका कोई साइन होता है, लेकिन y के साथ साइन लगा है ना। अब हमें क्या पता y में जो संख्या है वो 0 से बड़ी हो, हमें क्या पता उसके बारे में, कुछ नहीं पता। तो इसलिए y को हम माइनस का लेंगे, जब 0 में से y घटाया तो माइनस का y आया, बराबर में इसके 2 लिखा। अब y तो हमें माइनस का चाहिए नहीं, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, 2 के पास। 2 के पास, तो ये हो गया y बराबर है माइनस में। तो आप बोलोगे अगर ये माइनस था तो वहां जाके जमा क्यों नहीं हुआ, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें जमा माइनस नहीं करते। इसमें क्या होता है, अगर हमारा y माइनस का आ रहा है, अगर हमारा चर माइनस में आ रहा है, तो हम इसकी गुणा माइनस के साथ कराते हैं। मैंने माइनस y को माइनस से गुणा कराया, तो अगर मैं समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कर रही हूं, अपनी मर्जी से कुछ कर रही हूं, मैंने माइनस के y को अपनी मर्जी से माइनस से गुणा कराई है, तो मुझे समीकरण के दूसरी तरफ भी सेम चीज करनी पड़ेगी, 2 को भी माइनस से गुणा करवाना ही पड़ेगा। जैसे हम करते हैं ना उसमें भिन्नों में, कि अगर हर में कुछ गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गुणा कर रही हूँ, मैं माइनस के चिन्ह को लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर रही हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी माइनस के निशान को ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जमा का y, और ये आ गया माइनस का 2। तो ये लॉजिक लगता है इसके पीछे, लेकिन आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो कि अगर आपका चर माइनस का है तो ये माइनस उधर भेज दो और उसको दूसरी संख्या को माइनस का बना दो, ठीक है। तो जब हमने x को 0 रखा तो y हमारा माइनस का 2 आया, ठीक है। चलो अब जरा हम x को रखते हैं 1, तो कितना आएगा, x को 1 रखा तो कितना आंसर आएगा, देखो जरा। 1 मैम। माइनस का y यही रहेगा, और 1 यहाँ पे जमा का है, 2 के पास जाके माइनस कर देगा, तो 2 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस y बराबर में 1। लेकिन y तो हमें माइनस का चाहिए नहीं, तो बताओ y का मान कितना आएगा अब, -1। -1, ठीक है। तो जब हमने x को 1 रखा, हमारा कितना आया, वो माइनस का 1 आया। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस हमें y के साथ नहीं चाहिए, हम इस माइनस को 1 को दे देंगे, 1 के पास फिर माइनस आ जाएगा, इसके पास जमा रह जाएगा, ठीक है। अगर हम y को 2 के बराबर रखें तो, सॉरी x को 2 के बराबर रखें तो कितना आएगा y, 0 मैम। 0 में 2 में से 2 चला गया, माइनस y बराबर है 0। y तो माइनस का चाहिए नहीं, तो माइनस को 0 के पास भेजो। 0 ने कहा मेरे पास जो भी आएगा मैं तो उसको खत्म कर दूंगा, माइनस 0 के पास गया, 0 ने उसको खत्म कर दिया, तो ये 0 ही बचा, ठीक है। तो जब हमने x को 2 रखा तो हमारे पास y का मान 0 आया। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो निकाल लिए हैं, ठीक है, पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। फिर से देख लो, हमें दिए थे 2 समीकरण, इन दोनों समीकरणों में से हमने क्या किया, x और y का मान निकाला। जो पहले समीकरण से मान निकाला वो पहले वाले डब्बे में भर दिया, और जो दूसरे समीकरण से मान निकाला वो दूसरे वाले डब्बे में भर दिया। अब हमने क्या करना है, तो बारी बारी से इसके ग्राफ बनाने हैं। तो पहले ग्राफ यहीं पे बना देती हूँ मैं, देखते हैं अगर हो पाएगा तो। चलो अभी हो जाएगा, तो ग्राफ बनाते हैं। ये y अक्ष और ये x अक्ष, ठीक है। x पे मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 ही चाहिए, क्योंकि 2 ही यहाँ पर है ना, सबसे बड़ा। तो ये तो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1, और कुछ स्केल से करते नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए फिर। ग्राफ बिल्कुल, ग्राफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना है भाई, ग्राफ हमारा अच्छे से बनना चाहिए। तो एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, 2 2 का गैप, 4 6 8 10 12। आप भी तब तक ग्राफ बनाओ, ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे देखने बैठ गए, ठीक है। आप भी ग्राफ बनाइए अपना अपना, क्योंकि ग्राफ जब खुद से बनाओगे तभी आपको जो है वो आएगा।
बनाना अगर देखते रहोगे तो आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास भी स्केल है तो आप भी क्या करो, बिल्कुल जैसे मैंने गैप लिया है यहाँ पे वैसे ही आप भी लो, दो दो का गैप लेके बनाओ। वैसे तो ग्राफ पेपर मिलता है बट अभी ग्राफ पेपर है नहीं, तो इसलिए इसी से थोड़ा करते हैं, ठीक है। दो, चार, 6, 8, ठीक है। किस किसने अपनी कॉपी पे ग्राफ बना दिया मेरी तरह, फटाफट से भाई टाइप करो। सभी ने ग्राफ बनाना है तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, ठीक है। और ये है एक्स अक्ष। अच्छा, मुझे यहाँ पे वाई अक्ष में ऊपर की तरफ को संख्याएं लिखनी है, कैसे लिखूं, प्लस की या माइनस की? प्लस की। ठीक है, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4। मुझे वाई अक्ष में नीचे की तरफ को संख्याएं लिखनी है, कैसे लिखूं, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। -1, -2, -3, -4। और एक्स में जो है वो उस तरफ को लिखनी है माइनस की मैम। -1, -2, -3, -4 और ये -5। अब हमने ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमें जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है। हमने जो अभी पहला डब्बा यहाँ पर बनाया, पहले डब्बे में जब x जो है वो 0 था तब y कितना आया था, 4 आया था। x जब 0 था तो y हमारा कितना आया था, y हमारा आया था 4। तो इसको कैसे लिखेंगे हल के रूप में, तो इसको लिखा जाता है, हमेशा x वाली चीज को पहले लिखना है और y वाली चीज को बाद में लिखना है। अगर मुझे x और y से एक निर्देशांक बनाना है, एक बिंदु बनाना है, तो सबसे पहले x का मान लिखो, कॉमा लगा के y का मान लिखो, मतलब इसको हम लिखेंगे 0,4। कैसे लिखेंगे इसको हम, 0,4। 0,4 से समझ जाना कि जब x 0 था तो y जो है वो 4 आ रहा था, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो कितना है, वो है 0,4। तो चलिए इसको ढूंढते हैं। पहला पॉइंट है 0,4। अभी हम पहला जो हमारा रैखिक समीकरण है ये वाला, इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो जब x 0 था, y 4 था, इसको ग्राफ पे ढूंढो और मुझे बताओ ये कहां बनेगा। 0 पर मैम। 4 पर। 0 तो खत्म हो गया है, मैम 4 पर। 0 पे नहीं बनेगा। हाँ बोलो फिर से। क्या मैम? 4 पर। ये वाला पॉइंट कहाँ बनेगा, ध्यान से सुना करो भाई, बिल्कुल। मैम ऊपर वाई एक्स एक्सिस पर। मैम। ठीक है, y देखो पे मैंने आपको बताना। पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई अक्ष 0 हो जाता है, देखो ये है x, ये है y, क्योंकि ऐसे लिखते हैं हम अपने आंसर को, पहले x का पॉइंट लिखेंगे फिर y का पॉइंट लिखेंगे। तो x तो 0 हो गया, x क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो चीज 0 हो जाती है उसको हम नहीं लेते, ठीक है। अब देखो x 0 हो गया ना, तो x अक्ष को देखो ही मत, किसको देखें फिर, y को देखो। y के कितने को देखना है, y के 4 को देखना है। जब कोई अक्ष 0 हो जाए, जैसे कि x अक्ष 0 हो गया, तो उसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे y अक्ष को। और y के कितने पे हमारा पॉइंट बनेगा, तो y के 4 पे, मतलब यहाँ पर जो है वो पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, बिल्कुल ये पहला पॉइंट मुझे अपना मिल गया, ये ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमने निकालना है, बताओ जरा दूसरा पॉइंट क्या होगा। पहले x लिखना है फिर y, दूसरे पॉइंट का नाम बताओ। 1,3।
1,3 बिल्कुल ठीक है, 1,3। अच्छा इसको नाम दे देते हैं। ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है इसको नाम भी देना होता है, तो आपने भी इसको नाम देना है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है x का 0 और y का 4। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है 0,4। अच्छा दूसरा पॉइंट है 1,3, मतलब x का 1 ढूंढो और y का 3 ढूंढो। तो मैंने ढूंढ लिया, मुझे x का 1 यहाँ मिला, तो 1 से जो है वो ऊपर की तरफ को जाना है, ऊपर की तरफ को यहां से जाएंगे कहां तक? तो 3 तक। ठीक है, और 3 से कहां को आएंगे? 3 से जो है वो आगे की तरफ को आएंगे। तो यहाँ पर जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, टकरा जाती हैं, वो हमारा बिंदु बन जाता है। तो अभी के लिए जो बिंदु है वो ये है। ठीक है, जो हमारा बिंदु बना वो ये बना यहाँ पर। इस चीज को याद रखना है भाई, जिसको भी पॉइंट्स ढूंढने नहीं आते, अभी यहाँ पे सीखो कैसे पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो ये हमारा बिंदु बना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं सर्कल, और इसका नाम क्या होगा? तो इस बिंदु का नाम होगा 1,3। चलो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है 2,2, x का भी 2 और y का भी 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2,2 करके ही। x का भी 2 देखना है और y का भी 2 देखना है। x का 2 यहाँ पर है, y का 2 यहाँ पर है। x के 2 से चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, y के 2 की तरफ, और y के 2 से आएंगे आगे की तरफ। तो पहले आगे की तरफ को आ गए, फिर ऊपर की तरफ को चले गए। तो जहां पे ये पॉइंट में ये दोनों आपस में टकरा गए वो हमारा बिंदु बन जाएगा ये। ठीक है, ये जो बिंदु है ये किसका है? तो x का भी 2 और y का भी 2। और इसका नाम लिखना मत भूलना, इसका नाम यहाँ पे लिखना है, इसको ऐसे सर्कल कर देना, और इसका नाम लिखना है 2,2। तो हमने अभी जो है वो ये 3 ही पॉइंट इसके बनाए। हम चाहते तो और भी पॉइंट निकाल सकते थे कि जब x 3 होगा तो y कितना होगा? y 1 होगा, है ना। तो आप उसको भी यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं भी बनाया है तो भी ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमने इसको दोबारा से क्या करना है? हमने इसको दोबारा जो है वो इसकी मदद से, स्केल की मदद से इसको हमने जोड़ना है। ठीक है, और देखते हैं सीधी रेखा आती कि नहीं आती है। x अगर 3 होगा, और ये तो इसमें आ नहीं रहा है 3 और 1। चलो आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा जो है यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो बन चुका है। अब इसमें मैं फिर से पॉइंट बना देती हूँ। एक पॉइंट इसका यहाँ पर था, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पर था, तीसरा पॉइंट इसका यहाँ पर था, और देखो ये खुद ब खुद यहाँ आके मिला। खुद ब खुद क्या हुआ? ये जो ग्राफ की रेखा गई ये यहाँ पर आके मिली 4,0 पर। मतलब कि यहाँ पे क्या है? ये x का 4 है, y का 0 है, तभी तो ये यहाँ पर आया। और अगर आप देखो तो 4,0 भी इसका हल है। अगर मैं x की जगह पे 4 भर देती हूँ और y का मान कितना आ जाएगा? तो y का मान 0 आ जाएगा। हमने ये पॉइंट निकाला नहीं था, हमने सिर्फ 3 ही पॉइंट निकाले थे, लेकिन ग्राफ की रेखा अपने आप ही इस पॉइंट से गुजर गई। तो इसका ये मतलब है कि आपको कभी भी जो हल है वो सारे के सारे निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 2-4 हल भी निकालते हो तो ग्राफ की रेखा उन सभी हलों पर चली जाएगी जो उसके हल होंगे, उन सभी बिंदुओं से वो खुद ही क्रॉस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देखो, तो ये जो 3,1 है, ठीक है, 3,1 भी वैसे हमने लिया नहीं था, है ना। हमने इसको जो है वो अपने जब हमने बिंदु निकाले तो हमने 3,1 बिंदु नहीं बनाया, लेकिन फिर भी जो ग्राफ की रेखा है जब वो यहाँ से गुजर रही है तो उसने 3,1 को भी यहाँ से भी वो अपने आप ही गुजरते हुए गई, और 4,0 से भी वो अपने आप ही गुजरती हुई गई। तो इसका यह मतलब है कि जो बिंदु किसी रैखिक समीकरण के हल होते हैं वो ग्राफ की रेखा पर अपने आप ही आ जाते हैं, चाहे हमने वो बिंदु निकाले हो या वो बिंदु हमने नहीं निकाले हो। किस किस को ये चीज समझ आई? बिल्कुल ध्यान से देखो। कैसे आए? क्या हो गया?
मैम ये 4 3 2 ये कैसे आए मैम? 2,2 ये अपने आप आए, ये खुद ब खुद आए, हमने इनको नहीं लिया, ये खुद आया। हमने जब ग्राफ की रेखा को हमने देखो, हमने सिर्फ 3 बिंदु निकाले थे। हमने निकाला था 0,4, 1,3, 2,2। पहले बताओ, ये बात समझ आई? हमने कितने बिंदु निकाले थे? सिर्फ 3। कौन कौन से? 0,4, 1,3, 2,2। नमस्ते जी। ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं मैम। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 बिंदु निकाले, लेकिन उसके बाद जब हमने इन बिंदुओं को मिलाया तो ग्राफ की रेखा अपने आप ही इसको भी टच करने लगी, और अपने आप ही जो है वो 3,1 इस बिंदु को भी टच करने लगी, जबकि हमने तो इनको निकाला ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें किसी रैखिक समीकरण का हल होते हैं, हमें उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्राफ की रेखा अपने आप ही उनको टच कर देती है। जैसे कि ग्राफ की रेखा ने खुद टच किया 3,1 को, ग्राफ की रेखा ने अपने आप टच किया 4,0 को, जबकि ये दोनों बिंदु हमने निकाले ही नहीं थे। तो इसका ये मतलब हुआ, आप चाहे किसी ग्राफ बनाते समय रैखिक समीकरण का कोई हल निकालो या ना निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस ग्राफ में कोई बिंदु है जो इस रैखिक समीकरण का हल है, तो वो ग्राफ की रेखा में अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, अपने आप आएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगा। कुछ बिंदु तो निकालने पड़ेंगे, पर सारे के सारे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बताओ अभी थोड़ा थोड़ा कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। यस निकाले मैम। हमने 3 थे, पर मिल गए हमें 5 क्यों मिले? क्योंकि ये भी इसके हल थे, और हल को ग्राफ की रेखा के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो समीकरण का हल है तो वो ग्राफ की रेखा पर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पहले का ये बना दिया, इसको मैं मिटाती हूँ कि जितने पॉइंट्स हमने बनाए हैं अभी उनको उतना ही रखते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। मैम पोल में पूछ लो अब। अभी तो बेटा पोल में कैसे पूछे, अभी तो हमने आधा क्वेश्चन किया। ठीक है, चलो अभी दूसरे का ग्राफ बनाते हैं। अभी सिर्फ ग्राफ बनाना सीखो ना, पोल तो आपको कभी भी हो जाएगा, पर ग्राफ बनाना ये मैं हर क्लास में इतने अच्छे से नहीं कराऊंगी, सिर्फ आज की क्लास में करा रही हूँ। अगली क्लास से आपको इतनी डिटेल में ग्राफ बनाना नहीं सिखाया जाएगा, फटाफट से ग्राफ बने होंगे, बस देख लेना। ठीक है, चलो तो दूसरा ग्राफ सीखते हैं। दूसरे ग्राफ का बिंदु अगर देखें तो दूसरा ये वाला अब हमने लेना है, जो नीचे वाला डब्बा है अब हमने इसको लेना है, ऊपर वाले को अब नहीं लेंगे क्योंकि इसका ग्राफ तो भाई बन चुका। अब हम इसको लेंगे। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो x है वो 0 है और y जो है वो -2 है। अब मुझे बताओ, x तो 0 हो गया, तो फिर जो हमारा बिंदु आएगा वो किस पे आएगा और कहाँ आएगा? -2 पर आएगा मैम। ठीक है, Y किसके -2 पे, x के या y के? एक्स के। x के, बिल्कुल सही भाई, x के -2 पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हमारा बिंदु आएगा। x के नहीं, किसने कहा x के? y के। देखो x तो 0 हो गया ना, x तो 0 हो गया, ये तो 0 है, इसको तो देखने की Y जरूरत के। नहीं है। y y बचा है -2 ना, पे। y बचा है, y का कितना बचा है? y का -2, तो y के -2 पे मतलब यहाँ पे बिंदु आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं सर्कल। तो ये हमारा बिंदु आया यहाँ पर, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 0, में -2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा इसका पॉइंट था कि जब हमने x को 1 रखा तो y जो है वो -1 के बराबर आया। जब हमने x को 1 रखा तो y कितना आया? -1। तो x का 1 ढूंढो, x का 1 यहाँ पर है, x के 1 से अब नीचे की तरफ को आना है। क्यों? क्योंकि y माइनस का है। ठीक है, तो y के -1 के आगे की तरफ को बढ़ेंगे, और जहां का जो x का 1 है उससे नीचे की तरफ को आएंगे। जहां पे ये दोनों बिंदु आपस में मिल गए वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, तो इसको भी सर्कल कर देते हैं और इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है x का भी 1 और y का -1। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि जब x को 2 रखा तो y कितना आया? y 0 आया। तो इसका आंसर कहाँ पे आएगा? x की लाइन में हम 2 पे 2। ठीक है, x अक्ष पर, और किस पर? तो 2 पर, मतलब यहाँ पर। जो इसका आंसर, जो इसका बिंदु बनेगा वो यहाँ बनेगा x के 2 पर। ठीक है, तो चलिए इसको भी सर्कल कर देते हैं
और ये हमारा बन गया बिंदु। अब हमने इन तीनों को मिलाना है, जो हमने 3 बिंदु अभी बनाए, अब हमने इन तीनों को मिलाना है। इसका नाम है 2 कॉमा में 0, क्योंकि x का 2 था, y का 0 था, तो हमने x को ही देखना था और हमने उसको देख लिया। और इस लाइन को अब जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं हम ब्लू कलर से, ठीक है, नीले रंग से। तो इसको जब जोड़ेंगे कुछ ऐसी सी जाएगी, पर अभी अच्छे से नहीं जा रही भाई। ठीक है, कुछ ऐसे जाएगी ये, और ऊपर जाके कहीं जो है वो हमारे दूसरे वाले ग्राफ से जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। और जहां पे ये दोनों आपस में मिली उस बिंदु को भी देखो, तो ये है वो बिंदु जहां पर ये मिल रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये 3,1 है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? अगर देखें हम इस बिंदु को, तो ये आपका गया इधर 1 और ये गया 3, तो ये 3,1 पे मिल रहे हैं। पर चेक करते हैं पहले। अगर हम इसको 3 रखें तो y आ जाएगा 2 माइनस 3। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो, तो अब हमने क्या किया, अब हमने जो है इन दोनों के ही ग्राफ बनाए, और इन दोनों के ग्राफ जो है वो अपने आप ही एक बिंदु पे आके मिल गए। किस बिंदु पे आके मिल गए? तो इस बिंदु को बना लेते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये 1 आया, यहां से अगर मैं देखूं तो ये 3 ऊपर को आया। तो असल में ये वाला जो बिंदु है ये कौन है? ये है x का 3 और y का 1। किस किस को समझ आया कि ये बिंदु 3,1 है? बताओ, सभी को क्लियर है? कौन सा बिंदु, किस बिंदु की बात कर रही हूं? जिस बिंदु पे दोनों ग्राफ की रेखाएं आकर के मिली उसका नाम है 3,1। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों ही रैखिक समीकरण का अगर हम बात करें कि देखो, अगर तो सिर्फ एक रैखिक समीकरण की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पहले वाले रैखिक समीकरण की, तो इसके हल है 0,4, 1,3, 2,2, 4,0, 3,1। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरे वाले अकेले की, तो इसके हल हैं 0,-2, 1,-1, 2,0, 3,1। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम इसको एक जोड़ा समझ के चलते हैं, तो इस पूरे जोड़े का अगर हल देखें तो इसका एक ही हल निकलेगा, वो होगा 3,1। अगर अलग अलग की बात करें तो पहले समीकरण के बहुत सारे हल आ रहे थे, दूसरे समीकरण के भी बहुत सारे हल आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको एक जोड़ा समझ के हल निकालने की कोशिश की तो इन दोनों का हल आएगा 3,1। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेखाएं इस बिंदु पे आके मिल गई हैं। तो जिस भी बिंदु पे रेखाएं आपस में आके टकरा जाती हैं वो बिंदु इन दोनों युग्मों का हल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? हल बन जाता है। हाँ बोलो, अभी किसी ने कुछ कहा था? ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात? अब हल क्या होता है, चलो उसको भी सीखो। हल का मतलब होता है जो आपके समीकरण को संतुष्ट करता हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूं x प्लस वाई बराबर है 4, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई बराबर है 4। ठीक है, अब x का मान कितना लेना है, y का मान कितना लेना है, तो आपको दिया है जिस बिंदु पे आपस में टकराएगी उस बिंदु को ध्यान से देखो। तो वो बिंदु था 3,1। वो बिंदु क्या था? 3,1। इस बिंदु को गलती से भी 1,3 मत लिखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या बिंदु है ये? 3,1, क्योंकि x का यहाँ पे 3 था और y का यहाँ पे 1 था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा 3,1। अब हमने चेक करना है कि क्या सच में समीकरण का हल है ये, क्या सचमुच में हल है। तो हम क्या करेंगे,
x की जगह पे 3 डाल देंगे, y की जगह पे 1 डाल देंगे, बराबर में 4 था तो 4 ही लिखेंगे। जब मैंने इन दोनों को हल किया तो उत्तर में 4 आया, बराबर में भी पहले से ही 4 था, दोनों उत्तर आपस में बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो मतलब हाँ ये इसका हल है। हम कहेंगे हाँ ये इसका हल है। इसका तो ये हल है, दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे भरना है 3 तो 3 भर दिया, y की जगह पे भरना है 1 तो 1 भर दिया, बराबर में 2 था तो 2 लिख दिया। इसको हल करेंगे तो इसको हल करके भी 2 आया और बराबर में भी 2 था, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पे भी समीकरण संतुष्ट हो चुका है। तो एक जो 3,1 है ये ऐसा बिंदु है या ऐसा निर्देशांक है जिसने पहले समीकरण को भी हल कर दिया और दूसरे समीकरण को भी हल कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे जो ये रैखिक समीकरण युग्म है इसका जो हल है वो 3,1 है। हम क्यों नहीं कहेंगे कि 2,2 इसका हल है, क्योंकि 2,2 जो चीज है वो पहले समीकरण को तो संतुष्ट करेगी पर दूसरे वाले को नहीं करेगी। देखो पहले में अगर x की जगह पे 2 भरे, y की जगह पे 2 भरे, बराबर में 4 था, यहाँ भी 4 आया, बराबर में भी 4 है, तो मतलब इसने जो है 2,2 ने जो है वो पहले समीकरण को संतुष्ट कर लिया। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो पहले सब x की जगह पे 2, माइनस का निशान, y की जगह पे 2, बराबर में 2 था, 2 में से 2 घटाया तो 0 आया, लेकिन भाई बराबर में तो 2 था, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए। 2,2 ने हमारे दूसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका हल नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब बात आती है रैखिक समीकरण युग्म की तो ऐसा हल ढूंढना पड़ता है जो पहले समीकरण को भी संतुष्ट करे और दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करे। सिर्फ पहले को संतुष्ट करे तो आंसर गलत है, सिर्फ दूसरे को संतुष्ट करेगा तो भी आंसर गलत है। संतुष्ट करना है दोनों को। संतुष्ट करने का मतलब कि यहाँ पे भी सेम आए, इस तरफ भी उस तरफ भी, और यहाँ पर भी सेम आए, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो वो किसने किया, वो किया 3,1 ने। तो जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में देखो अपने आप ही, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ग्राफ बनाया। जैसे हमको ग्राफ बनाना आता था हमने वैसे ग्राफ बनाया, दोनों लाइनों को लेकर के। खुद ही ये दोनों लाइनें इस पर आके टकरा गई और जब हमने देखा तो सचमुच में ये हल था। ठीक है, और ये रेखाएं कैसी हैं, तो ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं हैं ये, इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अभी पीछे हमने 3 केसेस पढ़े थे ना, तो पहला केस हो गया जो ग्राफ बना वो प्रतिच्छेदी ग्राफ बन चुका है। तो इसलिए हमने पीछे पढ़ा भी था कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हल निकल के आता है, और ये सच हुआ कि इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हल निकल कर आया। और वो कौन है, तो वो है 3,1। तो जो चीज हमने पढ़ी वो चीज अभी हमने यहाँ पे देख भी ली और साबित भी कर ली। ठीक है, तो बताओ अभी इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। इस एक ग्राफ में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं जो कि आपको समझ आएंगी प्रैक्टिस करके। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा। ठीक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी थी, प्रतिच्छेदी रेखा का एक ही हल होता है, तो हमारा भी एक ही हल निकल के आया। चलो आगे देखते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पे हल बनाया था। अब देखो इन्होंने जो पॉइंट लिए हैं वो अलग लिए हैं। इन्होंने लिया था 0, तो इनका x जब 0 था तो y 4 आया था। हमारा भी सेम था, x जब 0 था तो y 4 आया था। अच्छा, इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो इस ग्राफ का। वैसे तो आप सभी को ये अपनी कॉपी पे बनाना चाहिए था, पर अगर आपने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से बना लेना। ठीक है, पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, ग्राफ भी बना है, समीकरण भी लिखे हैं और इसका हल भी आ चुका है 3,1। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फटाफट से y टाइप कीजिए। मैंने बना ही लिया। क्या हो गया? साथ बना लिया। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ, मैं बता रही थी कि इन्होंने भी यहाँ पे जो पॉइंट लिए हैं और हमने जो पॉइंट, देखो पॉइंट आप जो मर्जी लो, आपने ये पॉइंट नहीं लेने, आपने x को 0, 1, 2 नहीं लेना, आपने x को लेना है 4, 5, 6, कुछ भी लो,
जब भी ग्राफ बनेगा दोनों समीकरणों की रेखाएं 3,1 पे आके ही टकराएंगी। आप चाहे यहाँ पे x की जगह पे 100 ले लो, पर टकराना इन्होंने इसी पे है क्योंकि यही इसका हल है। ठीक है, तो पॉइंट्स कुछ भी लो, आंसर आपका सेम आएगा। इनके पॉइंट्स अलग थे, हमारे पॉइंट्स अलग हैं, लेकिन आंसर फिर भी दोनों का सेम है। इनका भी जो ग्राफ की रेखा टकराई वो 3,1 पे टकराई, और हमारी भी जो ग्राफ की रेखा टकरा रही थी वो 3,1 पर ही टकरा रही थी। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही थी। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। अब इन्होंने क्या किया, क्या ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है? आपसे यहाँ पे सवाल पूछा, चलो बताओ। अभी मैंने इसका उत्तर भी बता दिया, पर आप इसका उत्तर बताओ। क्या यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु है जो इन दोनों समीकरणों का हल है? अगर है तो उसका नाम बताओ। 3,1 मैम। बिल्कुल सिंपल, 3,1। बस हमारा सवाल खत्म। 3,1 ठीक है, चलो। तो हाँ, 3,1 ऐसा बिंदु था जो दोनों रेखाओं पर स्थित था, इसलिए 3,1 जो है वो इसका हल होगा ही होगा। अच्छा, 3,1 के अतिरिक्त किसी और बिंदु पे टकरा सकती है दोनों रेखाएं? पहले ये बताओ, क्या 3,1 के अलावा किसी और बिंदु पे ये रेखाएं टकराएंगी? नो मैम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक ही बार टकराती है, जो कि टकरा चुकी है, अब बार बार नहीं टकराएगी। नहीं, ये प्रतिच्छेदी रेखा है और ये केवल एक ही बिंदु पे मिलती है, अतः दिए गए समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा और वो होगा 3,1। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे और आपको आलेख बनाने को दिया है, पर इसका आलेख अब हम बनाएंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए पोल में तो क्वेश्चन हो नहीं सकता और अगला भी क्वेश्चन अभी के लिए नहीं कर सकते, तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर किसी को डाउट है इस ग्राफ में तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में पोल हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में